तू है ना एग्जाम सेंटर में बैठा होगा ना, तो तुझे ये वीडियो याद आ रहा होगा। 50 लाख इसकी प्राइस है। जब 2 लाइन है उसके ऊपर तीसरी लाइन गिर रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जहां पर उसको अगर मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म दूं जिससे आपको याद रह जाए तो कैसा रहेगा, आएगा ना मजा। अगर तू चाहता है ना कि यूक्लिड चैप्टर्स में दिए हुए जितने भी एग्जाम्स है, टोटल 7 एग्जाम्स है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 5 पोस्टुलेट्स है, तो कोई तुझे इस तरीके से वो एग्जाम्स और पोस्टुलेट समझा दे कि तेरे दिमाग में है ना वो हमेशा के पूरी लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाए। तू अगर चाहे भी ना फिर भी तू उसको ना भूल पाए, तो तुझे आज की ये वीडियो देखनी है और मेरे पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो खत्म होने के बाद तेरे को एग्जाम्स और पोस्टुलेट ना याद हो तो फिर कभी मत देखना, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख लेते हो ना, तो मैंने आप लोगों के लिए इतने अच्छे फनी वे में और ऐसे एग्जाम्पल्स भी इस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर पाए, इस तरीके से लिए हैं ना कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स आपके दिमाग में भी बैठ जाएंगे और आपको एकदम लर्न भी हो जाएंगे। तू है ना एग्जाम सेंटर में बैठा होगा ना, तो तुझे ये वीडियो याद आ रहा होगा, घूम रहे होंगे। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटीज वगैरह इस तरीके से बनाई है ना, एग्जांपल्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किए, तू एकदम याद कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निमोनिक्स भी आपको दूंगा जिससे आपको पोस्टुलेट भी ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रह जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। और हाँ, पहली बार आ रहे हो तो यार क्या करना है तुझे भी पता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये चैप्टर है ना बहुत ही पुराने ज़माने का है, तो कभी कभी तुझे ऐसा ना इस वीडियो में ऐसा फील आएगा कि यार ये सब चीज़ें तो पता तो है, क्यों पढ़ रहे। बट ये चैप्टर आपका है ना पूरा का पूरा ऐसे छोटा एकदम ऐसा उस टाइम का है जब लोगों को ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होते थे वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराने ज़माने का चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते, ज्योमेट्री का हिस्ट्री पढ़ते, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठो आराम से मस्त, और फिर ध्यान से एकदम 4-5 मिनट ऐसे हिस्ट्री को सुनो और कुछ नहीं करना है। कब तक यार हम लोग ऐसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट शुड नॉट हैव एनी वैल्यू इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज x की वैल्यू y की वैल्यू ये सब फाइंड नहीं कर रहे, आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे। तो एकदम मस्त आराम से रिलैक्स होकर बैठो। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या मतलब है ज्योमेट्री वर्ड का, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का सिंपल 2 वर्ड से यहाँ पर बना हुआ है, एक तो जियो और एक है मेट्री। तो सबसे पहले देखो जियो का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर अर्थ, और उसके बाद मेट्रियन का यहाँ पर बहुत ही सिंपल मतलब होता है। क्या मतलब होता है यहाँ पर मेज़र करना। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ को मेज़र करना क्या कहलाता है यहाँ पर जियोमेट्री, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम सोचते हैं, देखो कभी कभी मैं भी 9th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं सोचता था कि यार ज्योमेट्री की हमको इतनी क्या ज़रूरत पड़ी होगी एंशिएंट टाइम में, और अभी भी क्या इतना वो है, ठीक है। लेकिन यार ज्योमेट्री की बहुत ज़रूरत थी। एंशिएंट टाइम में भी लोगों ने बहुत अच्छा खासा ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है, और अभी भी बहुत यूज़ होता है ज्योमेट्री का, बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम पे हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है। तो अगर देखो सबसे पहले तो है ना क्यों ज़रूरत पड़ी वो समझते। जैसे कि बहुत सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में। जैसे सिविलाइजेशन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम कैसे बस्तियाँ कहते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन थे। जैसे कि इंडिया में हो गया, इजिप्ट में हो गया, ग्रीक्स में हो गया, ठीक है, चाइना में हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह पर क्या था सिविलाइजेशन मतलब बस्तियाँ थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग इजिप्शियन की बात करें तो वो कहाँ पर यूज़ करते थे, यहाँ पर वो समझते। तो इजिप्शियन है ना, इसको देखो जब भी ऐसे कुछ भी फ्लड्स वगैरह आ जाते थे तो अपनी लैंड की बाउंड्रीज को फिर से ड्रॉ करने के लिए, फिर से बनाने के लिए वो क्या करते थे, ज्योमेट्री का यूज़ करते थे। फिर वो लोग किस में यूज़ और किस में यूज़ कर सकते, जैसे कि हो गया पिरामिड बनाना, जैसे कि हो गया कैनल बनाना, तो ये सब चीज़ों में वो किसका यूज़ करते थे, ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा यूज़ करते थे। इसके बाद जैसे कि ये जो पिरामिड आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पिरामिड के जैसे कि वॉल्यूम निकालना हो गया, एरिया कैलकुलेट करना हो गया, तो ये सब चीज़ों में इजिप्शियंस क्या करते थे, ज्योमेट्री का यूज़ करते थे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, ठीक है, थी, तो उसमें है ना बहुत ही अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हो गया। ये इमेजेस आप लोग देखोगे ना तो भी आपको समझ आएगा कि देखो आप लोग कैसे रोड से एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल बनाए हुए थे, बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम भी इन लोगों का बहुत ही अच्छा था, जिनमें इन लोगों ने इस सारी चीज़ों में इन लोगों ने क्या ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा यूज़ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखो तो ये हमारी, इसके बाद
अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेजेंड्स की बात करें, ठीक है, कौन कौन से 3 लेजेंड्स हो गए ज्योमेट्री के जिन्हों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में, ठीक है, और कह सकते हो आप लोगों की वाट भी लगा के गए ज्योमेट्री में, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर लेजेंड कौन है, थेल्स। तो थेल्स क्या थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इनका बहुत ही अच्छा, इन्होंने एक प्रूफ दिया था। किस चीज़ को प्रूफ किया था इन्होंने, किस चीज़ से रिलेटेड प्रूफ दिया था ज्योमेट्री में। देखो एक सर्कल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा सर्कल है, अरे ओके, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा सर्कल है तो इसका जो ये डायामीटर होता है, आप सबको अच्छे से पता है डायामीटर होता है, ठीक है। तो ये जो डायामीटर होता है ना, ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है आपको, एक मिनट, तो ये सर्कल है और उसका ये जो डायामीटर है, ठीक है, तो सर्कल का जो डायामीटर होता है वो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये सिंपल, बहुत हमको अभी तो पता है, बहुत सिंपल है, लेकिन उस टाइम पर थेल्स भाई साहब ने क्या किया था, इस चीज़ को प्रूफ किया था कि सर्कल का कोई भी डायामीटर होता है, फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा सर्कल, तो यहाँ से अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ये हो गया ये इस तरीके से, तो ये डायामीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमको किसने बताया था, थेल्स भाई साहब ने, ठीक है। अब इनका जो एक है ना बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था, या कह सकते हो स्टूडेंट था, जो आप लोगों का फेवरेट भी और मेरा भी फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा इतना वो नहीं, इतना मस्त एक फार्मूला दिया जिसको हम लोग कभी ऐसे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है वो फार्मूला, ठीक है। इन्होंने तो कोई गैस कर सकता है कि कौन था इनका स्टूडेंट, चलो गैस करो, और अगर आप लोग सही गैस कर पाते हो तो कमेंट में बताना। तो इनका एक स्टूडेंट था पाइथागोरस नाम का, ठीक है, पाइथागोरस नाम का इनका एक स्टूडेंट था। पाइथागोरस ने तो आप उसको आपको पता है उन्होंने क्या दिया था, आपको ये चीज़ पता होगी। उन्होंने देखो सबसे पहले तो हमको ये चीज़, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से जानते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये हमको पता है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है बट मैं बता रहा हूँ, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उन्होंने उसके लिए क्या दिया था, पाइथागोरस थ्योरम दिया था। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ये उन्होंने बताया था। और ये आज तक का मेरा भी बहुत ही फेवरेट फार्मूला है, और शायद आपका भी होगा, अगर है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये उनका एक स्टूडेंट था, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दी और उन्होंने भी बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया ज्योमेट्री के फील्ड में। इसके बाद अब जो आने वाले हैं ना, अब जो आने वाले हैं थर्ड लेजेंड, अगर मैं कहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो आपको है ना, देखो आपको ज्योमेट्री में एक चीज़ें, वो क्या कहते हैं, वो वाले सम्स आपको बहुत तकलीफ देते, वो प्रूफ दैट वाले सम्स होंगे आपकी ज्योमेट्री में। प्रूफ दैट वाले सम्स है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देते कि यार ट्राइंगल दिख रहा है तो क्यों फिर प्रूफ करना है ना। लेकिन ये सब चीज़ें अगर मैं आपको कहूँ कि किसने की, ये सब किसकी देन है, तो वो है आपके यहाँ पर यूक्लिड बाबा की देन, ठीक है। तो ये सब यूक्लिड बाबा का ही किया धरा है, जो आज हम लोग ऐसे जो चीज़ें दिख रही है फिर हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ दैट वाले भी सम है ना, जो आज हमको इतने नहीं भी आते, ठीक है, तो वो किन की देन है, यूक्लिड बाबा की। तो अगर आपको देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको दूं, अगर आपको है ना नहीं आते हैं ना प्रूफ दैट वाले, तो आपको क्या करना है, यूक्लिड बाबा की एक ऐसे फ़ोटो निकालनी है, फ्रेम बनवानी है और रोज़ उनको ऐसे नमस्ते करना है, ठीक है। रोज़ सुबह उठ के उनके ऐसे नमस्ते करना, तो डेफिनेटली उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होना है और बोलना कि यूक्लिड बाबा प्लीज़ मुझे प्रूफ दैट वाले सम्स सिखा दो, ठीक है। तो अच्छे से आपको आ जाएंगे, ठीक है, ये एक मजाक था, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यूक्लिड बाबा ने यहाँ पर क्या क्या किया है ज्योमेट्री के फील्ड में। देखो यूक्लिड बाबा ने है ना ज्योमेट्री में जितना भी काम हो रखा था, जितना भी अब तक के जितने भी मैथमेटिशियंस थे, उन सब ने जितना भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रखी थी या फिर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर कर रखी थी, उन सबको उसने इकट्ठा किया, उन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक एलिमेंट नाम की एक बहुत ही बड़ी बुक बनाई और फिर उस बुक को कितने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। और ऐसे टोटल कितनी बुक्स हो गई, फिर वो एक एक चैप्टर की क्या हो गई, एक एक बुक हो गई। तो इस तरीके से इस भाई साहब ने, इन भाई साहब ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। जैसे कि हो गया ऐसे ये बुक बनाना और फिर सारी चीज़ें एक साथ उन्होंने जोड़ के ऐसे 13 बुक्स यहाँ पर बना दी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर समझते, इन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी दे रखी है, ठीक है। तो वो वाली डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पर पढ़ते, फिर हम लोग मेन टॉपिक पर जाते। तो सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ को डिफाइंड किया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बताया था पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या होते हैं हमारे पॉइंट्स।
तो इसका इनको कैसे डिफाइन किया कि इसका कोई पार्ट नहीं है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो पॉइंट ही इन्होंने ये बहुत ही सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन दी। इसके बाद इन्होंने किसको डिफाइन किया, लेंथ। सबसे पहले देखो ये डेफिनेशंस पढ़ने से पहले ना यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट आया, ठीक है, एक पॉइंट आया, फिर बहुत सारे पॉइंट फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलके क्या बनी यहाँ पर, बहुत सारे पॉइंट्स जब एक साथ जुड़ते तो क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ओके चलो ये चीज़ समझ आई कि पहले पॉइंट फिर पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ जाए तो एक लाइन बना देते हैं। और ऐसी बहुत सारी लाइन अगर जुड़ जाए, ठीक है, ऐसी अगर बहुत सारी लाइन साथ में जुड़ जाए, अगर बहुत सारी लाइन इस तरीके से मेरे साथ, मतलब ये पॉइंट्स ही यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है, इस तरीके से अगर ये बहुत सारी लाइंस और कह दो आपकी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर जुड़ जाए तो सबसे पहले पॉइंट होता है, फिर पॉइंट एक लाइन बनाता है, अगर फिर लाइंस जुड़ जाए साथ में तो क्या बनाता है, एक सरफेस बनाता है, ठीक है। और अगर ये सरफेस में स्ट्रेट लाइंस हो तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्लेन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको डेफिनेशंस इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, और लाइन, तो लाइन को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, यहाँ पर जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये हो गई लाइन, तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ है, इसकी क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एंड्स ऑफ लाइन, ये जो लाइन है, अगर ये मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये इसका एक एंड है, ये भी इसका एक एंड है, तो क्या है इसके एंड्स, सिंपल है यार, इसके एंड क्या हो जाएंगे, पॉइंट ही होंगे, नहीं, क्योंकि लाइन किससे बनी हुई है, पॉइंट से। देखो ये एंड भी इसका पॉइंट है, ये भी इसका पॉइंट ही है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देखो, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक स्ट्रेट लाइन होती है वो किससे बनी हुई होती है, पॉइंट से बनी हुई होती है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स, ये यहाँ पर सिंपल मीनिंग है इसका कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद एक सरफेस क्या होता है, देखो ये सरफेस मैंने बहुत सारी लाइन्स ऐसे जुड़ा के अगर मैंने एक सरफेस बना दिया तो उसके पास दो चीज़ें होती है। देखो ये इस तरीके से हम देखें तो ये लेंथ कह देंगे हम, इस तरीके से अगर हम देखें तो ब्रेथ। तो सरफेस के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट वगैरह नहीं होती है सरफेस, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो इसका क्या है, सिर्फ एक लेंथ और एक क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी कोई क्या नहीं होती है, हाइट नहीं होती है। तो सरफेस के पास सिर्फ लेंथ होती है और फिर क्या होती है, ब्रेथ होती है। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देखो, एजिस ऑफ सरफेस आर लाइन। अब ये जो सरफेस है, अब मान लो ये सरफेस, ये इसकी एजिस क्या होती है, देखो ये भी एक लाइन है। ये फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये इसकी एजिस भी क्या है, इसको एजिस कहते हैं, इसके कॉर्नर्स, मतलब ये क्या है, इसके ये एजिस भी क्या है, यहाँ पर ये लाइन सी हुई, समझ आ रहा है, बहुत ईजी है। इसके बाद प्लेन सरफेस किससे बना हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, जब सबसे पहले पॉइंट आता है, पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और अगर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन को एक साथ मिला दे तो क्या बन के आता है, यहाँ पर प्लेन सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस थी। और हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, यहाँ पर देखो पहले के टाइम पे है ना बहुत सारी यहाँ पर वो हुई, डिस्कवरी हुई, और बहुत सारी, और मैथमेटिशियन ने फाइनली यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ना फिर अनडिफाइन छोड़ दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप लोग अगर एग्जैक्टली डिफाइन करने जाओ ना तो आज के ज़माने में भी आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कह सकते। अभी लाइन की जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो उसको यहाँ पर इन लोगों ने ब्रेथलेस लेंथ कहा हुआ है, लेकिन ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दो टर्म और बताऊँ तो यहाँ पर हो गया, एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेथ, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो लेंथ और ब्रेथ को भी यहाँ पर एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाओगे, पॉइंट की भी ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से डेफिनेशन कह सकते हैं, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं ना, पुराने ज़माने के मैथमेटिशियंस ने भी उन लोगों को कुछ चीज़ों को अनडिफाइन ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद अब आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है वो बताता हूँ, फिर हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये सब थी हमारी बेसिक चीज़ें और कुछ हिस्ट्री अभी तक। तो सबसे पहले है ना यार, यूक्लिड बाबा ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, ऐसे मान लिया कि हाँ भाई ये है तो ये है, उसको प्रूफ नहीं किया या फिर प्रूफ कर ही नहीं पाए, या फिर ऐसे कह सकते प्रूफ नहीं दिया,
ठीक है, बट उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि हाँ ये ऐसा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अज्यूम्ड प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको यूक्लिड भाई साहब ने यहाँ पर पहले से अज्यूम कर लिया, जिनको प्रूफ वगैरह नहीं किया, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हो गया वो, यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैथ्स के अलावा कोई एग्जाम्पल दूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ किसको हम कह सकते हैं, मान लो कि सन हमारा कहाँ से, ईस्ट से राइज होता है, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी से भी पूछोगे, ठीक है, इसको प्रूफ करने की तो जरूरत है नहीं, हमेशा सन ईस्ट से ही राइज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ऐसी यूक्लिड ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यहाँ पर एक है यूनिवर्सल ट्रूथ को दो भागों में तोड़ी गई, उन प्रॉपर्टी जो यूक्लिड भाई साहब ने प्रॉपर्टीज अज्यूम की थी, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर दो चीज में हमने डिवाइड किया, मतलब उन्होंने ही डिवाइड किया। ऐसी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने कहा एक्सियम्स और कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, किसको हम लोग एक्सियम्स कहेंगे और किसको हम लोग यहाँ पर पोस्टुलेट कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, ओए यहाँ पर देख, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, यहाँ पर देख, मोबाइल में कुछ भी स्क्रॉल मत कर और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे, वरना समझ नहीं आएगा एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियम्स है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी यूक्लिड्स की दी हुई प्रॉपर्टीज जिनका मैथ्स में हर जगह यूज होता है। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसी यूक्लिड के द्वारा दी गई प्रॉपर्टीज जिनका मैथ्स के फील्ड में हर जगह यूज होता है, हर ब्रांच में मैथ्स की, जैसे एरिथमेटिक हो गया, कोई भी ब्रांच, एलजेब्रा हो गया, कोई भी ब्रांच, ज्योमेट्री हो गया, सारी जितनी भी मैथ्स की ब्रांचेस है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैथ्स की सारी ब्रांचेस में यूज होती हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ आया एक्सियम क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैथ्स की सारे ब्रांच के लिए वैलिड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सियम्स। लेकिन अब तो फिर पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो यूक्लिड ने ही दी है, यूक्लिड ने जो कुछ प्रॉपर्टीज अज्यूम की थी, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ ज्योमेट्री के फील्ड में, क्या कह रहा हूं मैं, जो सिर्फ ज्योमेट्री के फील्ड में यूजफुल हो और फिर ज्योमेट्री के लिए ही वैलिड हो या फिर ज्योमेट्री के लिए ही बनी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पोस्टुलेट। ठीक है, तो समझ आया बेसिक डिफरेंस। देखो एक्सियम्स क्या होता है, एक्सियम्स मतलब मैथ्स के सारे फील्ड में काम आने वाली प्रॉपर्टीज, पोस्टुलेट मतलब सिर्फ ज्योमेट्री के फील्ड में काम आने वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिखा है अ स्टेटमेंट, और आप लोग कह सकते हो प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड एज अ ट्रू फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की जितनी भी ब्रांच है, एक्सियम्स वो सब में काम आता है, सब में वो वैलिड है, लेकिन पोस्टुलेट किस में काम आती है, सिर्फ ज्योमेट्री में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक्सियम और पोस्टुलेट का डिफरेंस यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर यूक्लिड के द्वारा दिए गए 7 एक्सियम्स को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स भाई साहब ने जो भी एक्सियम्स दिए थे, टोटल कितने एक्सियम है मेरे पास यहाँ पर, 7 एक्सियम्स है, सातों के साथ आपके माइंड में फिट होने वाले। अब आप लोग एकदम अच्छे से पेन और आपकी नोटबुक लेके बैठ जाओ और जो भी एग्जाम्पल दूँ वो लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, या फिर एक्सियम्स लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, लेकिन सबसे पहला काम है ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियम यहाँ पर क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नहीं समझ आया, कोई नहीं, जाने दो। यहाँ पर एग्जाम्पल समझो, देखो सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये की नोट है, क्या कह रहा हूँ मैं, 100 रुपये की एक नोट है मेरे पास। ठीक है, पैसे से रिलेटेड बात करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो 100 रुपये की मेरे पास नोट है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर देखो तो फिर 50-50 की अगर मेरे पास 2 नोट है, देखो 3 चीज़ें हमारे पास है यहाँ पर, एक है मेरे पास 50 की नोट, एक है मेरे पास 20 की नोट और एक है मेरे पास 100 की नोट। ठीक है, तो 50-50 की जब मेरे पास 2 नोट होगी, जब मेरे पास 50-50 की 2 नोट होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़। ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान से सुनना। देखो इनकी वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और जब मेरे पास 20 की टोटल यहाँ पर 5 नोटबुक होगी, सॉरी नोटबुक क्या, नोट, अगर मेरे पास यहाँ पर 20 रुपीज़ की 5 नोट्स होगी तो उसकी वैल्यू भी कितनी हुई, 100। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 50 की मेरे पास 2 नोट है कि तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 100 की। ओके, अब मेरे पास 20 रुपीज़ की 5 नोट है तो उसकी वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, 100। तो क्या यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता
कि जो 50 की 2 नोट की वैल्यू है वही सेम वैल्यू 20 रुपये की 5 नोट्स की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 के नोट की वैल्यू है, 50 के 2 नोट की वैल्यू है, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 20 के 5 नोट के इक्वल। समझ आया? समझ आया? ठीक है। या फिर देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर A किसके बराबर है, यहाँ पर B के, और यहाँ पर C किसके बराबर है, यहाँ पर B के ही। क्या कह रहा है, देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। तो यहाँ पर A और C इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब A और C दोनों किसके इक्वल है, यहाँ पर B के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो 50 की नोट की वैल्यू और 20 के नोट की वैल्यू दोनों किसके इक्वल है, यहाँ पर 100 की नोट के इक्वल है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर A और C की वैल्यू दोनों ही सेम नंबर या फिर सेम इसको B के इक्वल है, तो A और B C भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल। बहुत ही सिंपल है। अब 50 की नोट की वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या कहलाएगी, सेम कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एग्जाम 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से इक्वल है और तीसरी चीज़ भी दूसरी चीज़ से इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हुआ, यहाँ पर इक्वल। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को देखो, बचपन में हम सब लोग यहाँ पर छोटा भीम देखते थे, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे कार्टून थे, ये भी देखा होगा, लेकिन तो शायद इनका नाम था जग्गू मंगू, ऐसा कुछ नाम था, या ढोलू बोलू, हाँ सॉरी ढोलू बोलू नाम था। तो इसका नाम था ढोलू और इसका नाम था, देखो मेरे को ऐसे, भोलू। ठीक है, आई थिंक यही नाम था। ठीक है, नहीं भी याद है तो नहीं भी है तो भी आप इसको अज्यूम करो। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम को समझने के लिए हम यहाँ पर इनका एग्जाम्पल यहाँ पर लेते। अब मान लो ढोलू के पास थे 500 रुपये, भोलू के पास थे 500 रुपये। ठीक है, तो दोनों के पास अभी इक्वल पैसे हैं, तो यहाँ पर ढोलू के पास भी और यहाँ पर भोलू के पास, दोनों के पास 500 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप गए, ठीक है, इन दोनों के पास आप गए और आपने यहाँ पर दोनों को, इसको भी ढोलू को भी 50 रुपये दिए और आपने भोलू को भी 50 रुपये दिए। ठीक है, दोनों के पास 500 रुपये थे, आपने 50 रुपये दोनों को दिए। ठीक है, 50 रुपये दोनों को दिए। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं सेकंड एग्जाम समझा रहा हूँ आपको। तो आपने देखो ढोलू को भी 50 रुपये दिए, देखो आपने देखो किसको, ढोलू को भी 50 रुपये दिए और भोलू को भी यहाँ पर 50 रुपये दिए। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने इक्वली दिए, तो ये भी हो जाएंगे इक्वल। 500 + 50 इक्वल टू इसके पैसे के बराबर हो गए। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम हमारा यही है। देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, फॉर एग्जाम्पल देखो 500 किसके इक्वल था, 500 के। अब उसमें हमने इक्वली ऐड किए, इक्वली अगर मैंने 50 ऐड किए, ठीक है, तो वो अब ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे। ऐसे तो है नहीं, क्योंकि पहले ही वो अब 500 रुपये थे, फिर उसके पास भी 500 रुपये थे, दोनों के पास 500 थे, फिर तुमने 50 एक्स्ट्रा दिए, तो 550 हुए ना दोनों के पास। तो सिंपल यही है सेकंड एग्जाम तुम्हारा। इफ़ अगर हम कुछ इक्वल्स में अगर हम लोग इक्वल ऐड करते तो क्या होता है, आंसर भी जो आंसर आता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड वाला देखो, सेकेंड वाला समझ आ गया तो थर्ड वाला भी समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये बेचारों के पास थे, 500 रुपये बेचारों के पास थे, 500 दोनों के पास थे। लेकिन अब पहले आप गए थे जिन्होंने 50 रुपीज़ दिए थे, अब आपका दोस्त जाता है इनके पास, ठीक है, वो देने की बजाय इनसे 50 रुपये ले लेता है। क्या करता है, इनसे 50 रुपये ले लेता है। तो 500 - 50, इससे भी उसने 50 रुपये ले लिए, 500 - 50। तो अब देखो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी तो इक्वल होगा। समझ आ रहा है? देखो जब इक्वल्स में हम लोग ये इक्वल थे, इनमें हमने ऐड किया था, तो भी जो आंसर आता था वो भी फिर क्या आता था, इक्वल आता था। अब अगर मैं इक्वल में से इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेम यही एग्जाम में। तो 3 एग्जाम आपको याद हुए कि नहीं हुए? देखो पहले तो सबसे पहला एग्जाम है यहाँ पर, अगर A = B है और C = B है तो A = किसके हो जाएगा, यहाँ पर C। दूसरा वाला एग्जाम क्या है, यहाँ पर अगर इक्वल में हम लोग इक्वल को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा द होल आर इक्वल, मतलब जो आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ पर
इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जैसे कि हमने यहाँ पर किया ना, आपके दोस्त ने 50 रुपये ले लिए, 500 माइनस 50 तो क्या हो गया 450, तो दोनों के पास कितने जो रिमाइंडर बचा, इसको अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होल्स का आ गया है आंसर को, और यहाँ पर क्या गया, किसी चीज़ में हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बचता है रिमाइंडर, तो इसको यहाँ पर रिमाइंडर का आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा इक्वल। समझ आया? आई होप आपको तीनों एग्जाम एकदम डिक्टो क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर फोर्थ वाला एग्जाम्पल जो है, फोर्थ वाला एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर, ठीक है, इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, देखो तो यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है, अगर ये एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर मैं एक लाइन फिर से ड्रॉ कर दूँ तो क्या ये इक्वल नहीं है? एक के ऊपर एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ के ऊपर है, ठीक है, मतलब सेम उसी के बराबर है, कोइंसाइड कर रही है एक लाइन, अगर मैं उसी लाइन पे फिर से दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ, कोइंसाइड करे वो लाइन, तो वो क्या होती है, दोनों लाइंस क्या होती है इक्वल, और कोई भी चीज़ कह सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ वाला एग्जाम। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे से कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम सेम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर इक्वल, एक दूसरे के इक्वल। अब यहाँ पर हमारा सबसे फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है जो बहुत ही एग्जाम है, जो बहुत ही यहाँ पर इजी है, ठीक है। अब मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, नहीं पेन का एग्जाम्पल नहीं लेते, नहीं मज़ा आएगा आपको। अगर मान लो आपके पास आपके दोस्त ने आपको पार्टी दी, आपका दोस्त के बर्थडे, और वो आपको यहाँ पर पार्टी देने के लिए ले गया है, ठीक है, और आप लोग मज़े से मस्त पिज़्ज़ा खाए जा रहे हो, ठीक है, और उसमें से सिर्फ आपने खाया एक पीस, क्या कह रहा हूँ मैं, आपने खाया सिर्फ एक पीस, और यहाँ पर पूरा पिज़्ज़ा है, ठीक है, पूरा पिज़्ज़ा है और एक पीस है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ ये एक पीस बड़ा हुआ या फिर ये पूरा पिज़्ज़ा बड़ा था? समझ आया क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये पूरे पिज़्ज़ा को हम लोग क्या कह देंगे, होल कह देंगे, होल मतलब पूरा पिज़्ज़ा, और उसका पार्ट क्या हुआ, एक छोटा सा टुकड़ा, तो क्या एक छोटा सा टुकड़ा उसी चीज़ का कभी वो पूरी चीज़ से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखा यहाँ पर कितनी सिंपल और एकदम ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एग्जाम के फॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में दी हुई है, तो हमको याद रखना है। और आपको याद कैसे रखना है? आपको मान लो कि एग्जाम में ऐसा पूछ दिया कि यूक्लिड का फर्स्ट एग्जाम बताओ, लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब आपको मान लो कि ऐसा पूछ दे, फिफ्थ वाला एग्जाम, यूक्लिड का फिफ्थ एग्जाम लिखो, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस भी याद रखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्स्थ एंड सेवेंथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्च्यूनर को देखेंगे। आई होप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, ठीक है, और एक दिन है ना तो डेफिनेटली लेगा फॉर्च्यूनर, तो डेफिनेटली लेकर अपने मम्मी पापा को घुमाने ले जाएगा, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रख। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अभी मान लो, देखो एग्जैक्ट नहीं हम प्राइस कह रहे, पर मान लो कि इसकी प्राइस है यहाँ पर 50 लाख इसकी प्राइस है, ठीक है, और मान लो कि ये XUV 700 ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, तो इसका प्राइस मान लो 25 लाख है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर यहाँ पर गाड़ियों, यार भैया यहाँ पर गाड़ियों का क्या लेना देना, हम तो एग्जाम पढ़ रहे थे और आप कहाँ हमको लेके आ गए गाड़ियों में। देखो, तो मेरा सिंपल ये कहना है आपसे, जो एक फॉर्च्यूनर की प्राइस है, वो डबल ऑफ किसकी है, ये महिंद्रा XUV की है, ठीक है। XUV की जितनी प्राइस है, फॉर्च्यूनर की जो प्राइस है वो किससे डबल है, XUV, महिंद्रा XUV से डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि एक तीसरी गाड़ी भी है, क्या कह रहा हूँ मैं, एक तीसरी गाड़ी भी है, फॉर एग्जांपल फोर्ड इंडेवर ले लो आप, ठीक है, फोर्ड इंडेवर ले लो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक फोर्ड की प्राइस भी, फॉर एग्जांपल, ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, उसकी क्या प्राइस है 50 लाख है, ठीक है। मान लो कि एक फोर्ड की प्राइस भी यहाँ पर क्या है, फोर्ड की प्राइस, ये फॉर्च्यूनर है, ठीक है, एक फोर्ड की प्राइस भी 2 XUV के बराबर है, क्योंकि उसकी प्राइस भी हम लोग यहाँ पर 50 लाख समझ के चल रहे हैं, ठीक है। कितनी है एग्जैक्ट वो नहीं देख रहे हम यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता, देखो एक फॉर्च्यूनर की प्राइस भी 2 XUV के बराबर है, डबल XUV की जो प्राइस थी उससे डबल है, एक फोर्ड की प्राइस भी जो XUV की प्राइस थी उससे डबल है। तो क्या यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता एक फॉर्च्यूनर की प्राइस और एक फोर्ड की प्राइस, दोनों की प्राइस क्या है यहाँ पर सेम, क्योंकि दोनों की प्राइस किसके डबल है, यहाँ पर 2 XUV ऑफ महिंद्रा के डबल है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया, क्या समझ लिया, एक्सियम 6। अरे हो गया, देखो देखो यहाँ पर एक्सियम में लिखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स विच आर डबल। ठीक है, क्या मैंने कंपेयर करवाया था, एक फॉर्च्यूनर डबल ऑफ एक्सयूवी। ठीक है, ठीक है, और फिर फोर्ड थी, वो भी डबल ऑफ सेम थिंग। देखो तो जो थिंग्स, जो चीज़ें किसके इक्वल हो, डबल ऑफ सेम थिंग, तो यहाँ पर सेम थिंग क्या थी हमारी, एक्सयूवी, तो डबल ऑफ सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। तो देखो फॉर्च्यूनर की प्राइस किससे डबल थी और फिर फोर्ड की प्राइस किससे डबल थी, एक दो हमने यहाँ पर सेम चीज़ें ली थी, कौन सी, महिंद्रा एक्सयूवी, तो सेम थिंग के इक्वल थी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और ए और बी में आपको समझ आता है तो ऐसे रख लो यहाँ पर, देखो एक मिनट, पेन कहाँ गया, तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू अगर 2b है और c इक्वल टू भी 2b है, ठीक है, ये a और c किसके बराबर है, डबल ऑफ सेम थिंग है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल पे नहीं समझ आए तो आप ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर देखो डबल की जगह पर यहाँ पर हाफ ले लिया है, तो चलो हम फिर से गाड़ियों की देखो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो चलो हम फिर से गाड़ियों पे चलते हैं। और अब हम लोग देखो, जैसे अभी हम लोगों ने ना फॉर्च्यूनर की प्राइस एक्सयूवी से कंपेयर की, अब अगर मैं यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर ध्यान से सुनो, फॉर्च्यूनर की जो प्राइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो महिंद्रा एक्सयूवी की प्राइस है, एक्सयूवी की प्राइस है वो हाफ ऑफ क्या है, यहाँ पर हाफ ऑफ फॉर्च्यूनर है, हाफ ऑफ फॉर्च्यूनर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कोई और एक गाड़ी लूँ, ठीक है, मान लो कोई और एक मैं गाड़ी लूँ, फॉर एग्जांपल कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, चलो अभी थार भी आप लोगों को बहुत पसंद होगी, ठीक है, तो मैं थार की प्राइस ले लूँ, तो थार की प्राइस भी यहाँ पर वैसे तो बहुत कम है थार की प्राइस, बट थार की प्राइस भी अगर हाफ ऑफ फॉर्च्यूनर की प्राइस है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सयूवी की जो प्राइस है, ठीक है, वो फॉर्च्यूनर की कितनी, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर की 50 लाख है, तो हाफ ऑफ फॉर्च्यूनर कितनी हुई, 25, तो एक्सयूवी की यहाँ पर कितनी प्राइस हुई, 25, और थार की भी जो प्राइस है वो भी फॉर्च्यूनर की आधी, मतलब थार की प्राइस भी कितनी होगी, 25, तो दोनों क्या हुए यहाँ पर इक्वल, दोनों की प्राइस क्या हुई यहाँ पर इक्वल। तो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल ऑफ सेम थिंग, विच आर इक्वल ऑफ सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। समझ आया, ठीक है, यही आपका यहाँ पर एक्सियम था। तो अगर यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में मैं आपको समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी और सी भी यहाँ पर हाफ ऑफ बी हो, तो ए और सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी समझ लिया, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से एग्जाम्पल देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर नहीं समझ आया है तो। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर पोस्टुलेट्स, और यहाँ पर सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, ठीक है, देखो अगर 2 पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि 2 पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितना सिंपल है, 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो और एक चीज़ है, अगर मान लो कि ये मेरे पास 2 पॉइंट है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है बट मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 2 पॉइंट्स है ना, इनसे पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी। ये हमारा क्या है, एक एक्सियम है, ये एक हमारा एक एक्सियम है इसी पोस्टुलेट के अंदर। गिवन 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, उससे पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे, अगर आप फिर आप ऐसे ना कह दो कि सर देखो ये पॉइंट है, मैंने यहाँ से एक को ऐसे लाइन पास करा दी, एक ऐसे पास करा दी, ऐसे नहीं, स्ट्रेट लाइन सिर्फ यहाँ पर एक ही पास होगी। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि हाँ ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन बहुत सारी हो, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से भी पास होने वाली लाइन बहुत सारी हो, बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी लाइन हो, लेकिन ऐसी लाइन जो सिर्फ ये 2, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट से पास हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी। ठीक है, आपको ये वाला एग्जाम है ना याद रखना है, आगे के थियरम में हम लोग पढ़ने वाले। अब यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर क्या है,
postulate a terminated line can be produced indefinitely। और आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर देखो टर्मिनेटेड लाइन से यहाँ पर इनका सिंपल मतलब है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिंपल यही कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम लोग दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, तो इसके आगे हम लोग देखो ये इस डायरेक्शन में भी हम बढ़ा सकते हैं और ये इस डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर पोस्टुलेट 2। अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने एक चीज कही पोस्टुलेट 3 में, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने इस चीज़ को सेंटर लिया और ये इतना सा रेडियस लिया, तो यहाँ से एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर सेंटर लिया, इतना बड़ा रेडियस लिया, फिर यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैंने इतना बड़ा और फिर मैंने यहाँ पर इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो सर्कल के शेप्स पे मत जाना, ये यहाँ पर ये पेन की वजह से इतने एग्जैक्टली परफेक्ट सर्कल नहीं बन पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड या फिर ऐसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन नहीं है यार, ये सिंपल वाले पेन से ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कोई भी सर्कल होता है, सर्कल हम कितने भी बड़े रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी छोटे रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी एकदम छोटी सी बात है, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, याद रखना है, ठीक है। अभी निमोनिक्स भी दूंगा आपको, डोंट वरी कि कैसे याद रखना है। इसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यार ये क्या बात है ना, एकदम छोटी बात। अब मान लो सारे राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, सॉरी ये राइट एंगल हो गया, या फिर ये बड़ा वाला राइट एंगल हो गया, ठीक है। ये जितने भी राइट एंगल है, ये जितने भी राइट एंगल है, ये जितने भी यहाँ पर राइट एंगल, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? सारों का मेजरमेंट तो 90 डिग्री होता है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर फिफ्थ वाला है, यहाँ पर अब आपको ऐसे पढ़ोगे ना, देखो ये फिफ्थ वाला अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो डर लग रहा है, कितना बड़ा पोस्टुलेट है यहाँ पर। नहीं, कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब समझोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ओके, फिर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की और उससे मेरी ये पास हो रही है एक लाइन। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे अगर ये दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या बनाए, कुछ इंटीरियर एंगल्स बनाए। इंटीरियर मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो अंदर वाली साइड कुछ एंगल्स बनाए। एक एंगल हो गया यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ पर, अगर मैं इसको 3 कह दूँ तो ये हो गया मेरे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल चीज़ कही गई है। अगर आप लोग देखो पहले पोस्टुलेट ना पढ़ो तो आपको ये नहीं दिख रहा, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा और इसको यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा तो ये कहाँ पर मिलेगी, किस साइड मिल रही है मेरी, किस साइड मेरी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, इस साइड। क्योंकि इस साइड तो आप देखो ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये तो डिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन कभी कम नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल पोस्टुलेट में कहा गया है कि जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम दो राइट एंगल के सम से लेस हो। दो राइट एंगल का सम कितना होता है, फॉर एग्जांपल दो राइट एंगल मैंने लिए तो कितना होता है उनका सम 180 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो अगर इस तरीके की लाइन्स हो, दो लाइन और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो ये दो लाइन्स कब मिलेगी, ये दोनों लाइन किस साइड मिलेगी, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम, जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री हो, उस साइड ये लाइंस दोनों मिलेगी, ठीक है। और जिस साइड मोर देन 180 डिग्री हो उस साइड वो लाइंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी ये एंगल्स क्या है यहाँ पर छोटे और ये एंगल्स क्या है यहाँ पर बड़े, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो लेस देन 180 आएगा और इन दोनों का सम करेंगे तो मोर देन 80 आएगा। तो ये दोनों लाइन किस साइड इंटरसेक्ट करेगी, इस साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ट्रू स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन थी, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है। तो फिर ये क्या बना रहे, इंटीरियर एंगल बना रहे सेम साइड पे। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन टू स्ट्रेट लाइन्स
if produce indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angle। ठीक है, भूल जाओ ये सब, और आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब दो लाइन है उसके ऊपर तीसरी लाइन गिर रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जहां पर इंटीरियर, जिस साइड में इंटीरियर एंगल बने, इस साइड भी इंटीरियर एंगल बने, इस साइड भी इंटीरियर एंगल बने, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन 180 डिग्री हो, उस साइड वो लाइंस क्या करेगी, मीट करेगी, और जिस साइड नहीं हो तो उस साइड वो नहीं मीट करेगी, वो ज़्यादा वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर 5 के 5 पोस्टुलेट है, उसको अगर मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म दूँ जिससे आपको याद रह जाए तो कैसा रहेगा, आएगा ना मज़ा। तो देखो आपको सिंपल यहाँ पर STC और फिर आपको RS, ठीक है, क्या मैंने बोला STC RS, तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा कौन सा था, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा यहाँ पर किससे रिलेटेड, एक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। 2 पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर S से आपको क्या याद रखना है, तो सिंपल है, आपको सबसे पहले ये S से आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन, तो आपको एग्जाम में याद आएगा कि स्ट्रेट लाइन हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से मिलकर ड्रॉ कर सकते हैं। अब T से क्या मतलब है, T से यहाँ पर है टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन यानी आपकी लाइन सेगमेंट को हम लोग यहाँ पर दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब C से क्या मतलब है यहाँ पर, तो आपको कैसे याद रखना है, STC RS, तो यहाँ पर C से क्या मतलब है, सर्कल हम कितने भी रेडियस और किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अब R से क्या मतलब है, सारे राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, पता नहीं मैं क्यों राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूँ, सारे राइट एंगल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इक्वल्स होते हैं सारे राइट एंगल्स। अब S से क्या मतलब है, सर S से क्या मतलब है भैया वो बता दो, तो S से सिंपल मतलब है सम। अगर आपको सम याद रहा तो आपको याद आ जाएगा कि इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निमोनिक याद रखना है, STC RS। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लास्ट में एक थियोरम पढ़ लेते। अरे देखो, अब हमने एक्सियम पढ़े, पोस्टुलेट पढ़े, जिनमें क्या था, प्रॉपर्टीज़ को अज्यूम कर लिया गया था कि हाँ आपको ये माननी ही पड़ेगी भाई, ऐसे हम इसको किसी को प्रूव करके नहीं देंगे, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन अब थियोरम मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हमको प्रूफ करनी पड़े, या फिर जिनका प्रूफ हो हमारे पास, ठीक है, या फिर जिनको हमको प्रूफ करना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो पोस्टुलेट्स खत्म हो गए, अब यहाँ पर थियोरम क्या था, 2 distinct lines cannot have more than 1 point in common। देखो सबसे पहले ये 2 लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन है, देखो 2 लाइन मेरे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल लाइन L और फॉर एग्जांपल लाइन M। तो 2 कैसे हो सकते हैं कि या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो एक भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं आएगा, एक भी पॉइंट, देखो ये आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलो पैरेलल लाइन तो नहीं है मेरे पास, अरे ये क्या, ठीक है, मान लो तो इस तरीके से नॉन पैरेलल लाइन है, तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, नॉन पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर थियरम हमसे ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूफ करो इन दोनों लाइन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, दूसरा कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ये हमको प्रूफ करना है। देखो तो यहाँ पर सिंपल बेसिक बात है, देखो फॉर एग्जांपल ये लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है, तो इसको देखो अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ और इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, PQ कोई भी नाम दे दो, सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या कॉमन आएगा, एक ही पॉइंट कॉमन आएगा। मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट किस पे भी है, यहाँ पर लाइन M पर भी है, लाइन M है उस पर भी पॉइंट यहाँ पर P है, और लाइन L है, देखो ये लाइन L पास हो रही है तो उस पर भी ये यहाँ पर देखो ये पास हो रही है तो उस पर भी एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर P पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों लाइन पर एक पॉइंट तो कॉमन है। अब ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा प्रूफ करो कि एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं कॉमन हो सकते। ठीक है, अब देखो जब भी प्रूफ दैट का जब भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है तो सिंपल यहाँ पर हमको जो पूछा होता है उसका उल्टा करके उसका ऐसा मान लो, ठीक है, उसका उल्टा करके हमको सोचना होता है। देखो ये लोग बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम सब चलो मान लो कि 2 पॉइंट कॉमन मिल गए मुझे L और M में, ये L है और ये M है। देखो वैसे तो हमको पता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, ये हमने कंडीशन पढ़ी। मान लो कि 2 पॉइंट कॉमन है, देखो P भी इस पे कॉमन है तो एक पॉइंट तो कॉमन हो सकता है, P और Q।
सॉरी P और P एक पॉइंट तो कॉमन है, ये हमको पता है। अब ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो चलो भाई मान लेते कि एक से ज़्यादा है, मान लो कि ये QB है, ठीक है। तो बट ये क्या एक एक्सियम है हमारा, उसको ये गलत साबित नहीं करेगा फिर क्या? देखो P और Q 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पर है मेरे पास P और Q, उससे ये क्या, तो फिर ये बात ऐसे गलत हो गई ना कि L भी इस लाइन से 2 पॉइंट से L वाली लाइन भी गुजर रही है और M वाली लाइन भी गुजर रही है। लेकिन हमने एक्सियम में क्या पढ़ा है, जब भी 2 पॉइंट्स होते हैं मेरे पास, जब भी 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उससे या तो L गुजरेगी, ठीक है, अरे उससे या तो L गुजरेगी या तो फिर M गुजरेगी, दोनों नहीं गुजर सकती, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है। ये हमने एक्सियम में पढ़ा था, ठीक है, पोस्टुलेट 1 था, उसमें जो एक्सियम दिया था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि 2 पॉइंट से ऐसे 2 लाइंस पे 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, 2 लाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको अगर लिखना है तो लिखना, आपके देखो एनसीईआरटी मैंने अच्छे से लिख कर नहीं दिया हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। चलो यहाँ पर देखो, प्रूफ अगर लिखना है, इफ़ L एंड M पैरेलल तो देन क्लियरली देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ ऑफ देम। मैंने बताया ना कि जैसे अगर L और M पैरेलल हो गए तो कोई पॉइंट कॉमन होने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन तो हम कौन सा केस ले रहे हैं यहाँ पर, L इज नॉट पैरेलल टू M, तो हमने कौन सा केस लिया, ये L और ये M, ठीक है, ये इस तरीके का L और ये है M, इन दोनों के ये क्या है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमने ये अज्यूम किया, ये वाला केस अज्यूम किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इफ़ पॉसिबल, अब मान लो P एंड Q बी 2 पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M, तो फिर हमने ये माना, क्योंकि ये हमसे मनवा रहा है कि P और Q, P एंड Q ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पर है, L पर भी है और M पर भी है, एंड M कंटेंट्स बोथ पॉइंट्स। देखो L पर भी दोनों पॉइंट है, M पर भी दोनों पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हम एक एक्सियम जानते हैं कि बट वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या हो गया, यहाँ पर P और Q से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है, दूसरी लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, L किसके इक्वल हो गया, L मतलब अगर ऐसा मानेंगे तो फिर L M के इक्वल ही हो जाएगी, L और M दोनों सेम लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, हम इसको नहीं कह सकते, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि हमने जो माना था यहाँ पर कि 2 पॉइंट है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा असलियत तो यही है कि एक ही पॉइंट, 2 पॉइंट सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से डिटेल में एकदम लिखा हुआ भी समझ आ गया होगा, और मैंने जो समझाया वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार दिल से थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।